देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है बिहार की दशा और दिशा पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच डायमंड स्टेट समिट। किसी भी राज्य का भविष्य उसकी कक्षाओं में तैयार होता है। बेहतर शिक्षा, सक्षम शिक्षक और नई पीढ़ी के सपनों को दिशा देने की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को। सम्राट सरकार के 100 दिन में शिक्षा पर कितना काम हुआ, इस पर बात करने के लिए मंच पर इस वक्त मैं आमंत्रित करूंगी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। उनसे बात करेंगे मेरी सहयोगी सपना शुक्ला और दिवाकर जी। बिहार का युवा यहाँ बैठा है लेकिन आवाज नहीं है तालियों में। जोरदार तालियां इससे, क्योंकि ये जो मंत्रालय है इस पर आपकी निगाहें बड़ी देर से लगी हुई थी। मिथिलेश जी, बड़ा इंतजार आपकी चर्चा के लिए किया गया क्योंकि जो देश में चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। कैसे आश्वस्त कराएंगे हमारे इन बैठे हुए छात्रों को, युवाओं को कि ऑल इज राइट, अब पेपर लीक नहीं होगा? क्योंकि जो आरोपी थे वो बिहार से पकड़े गए कई सारे, और बिहार का छात्र हर एक पेपर देता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आज न्यूज 18 इंडिया का ये लाइव डिस्कशन पटना में हो रहा है। और पटना बिहार की राजधानी है। ये वो बिहार है जिस बिहार को प्रभु श्री राम ने भी अपने ज्ञान के लिए चुना था। उन्होंने अपने जन्म के लिए अयोध्या यूपी को चुना, लेकिन ज्ञान के लिए बिहार बक्सर को चुना। और इसीलिए बिहार की महत्ता है। बिहार जो विश्व का ज्ञान का केंद्र था, नालंदा, और उस बिहार के हम शिक्षा मंत्री हैं तो हमारी जिम्मेवारी का एहसास भी हमको है। और जिस परिस्थिति में आपने मुझे मंच पे बुलाया है, मैं समझ सकता हूं कि अ कप ऑफ टी के लिए तो आपने मुझे नहीं बुलाया है। मुझे आपने सेशन कप ऑफ टी है मुझे आपने बुलाया है तो निश्चित रूप से आपके चुभते सवाल होंगे और मेरा मुस्कुराता हुआ जवाब होगा। आप सवाल शुरू करिए। मेरा सवाल वही नीट पेपर लीक को लेकर है। आज देश का युवा जिसने आंदोलन किया उसको अब जो मांग थी मिल गई, लेकिन अभी भी डर तो है मिथिलेश जी। और बिहार का युवा हर पेपर में बैठता है, कोई एक पेपर नहीं, हर पेपर में बिहार के युवा की सबसे बड़ी भागीदारी होती है। देखिए, एक बात मैं आपको कहूं, मेरे मंत्रालय में एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी है जिसका पेपर आज तक लीक नहीं हुआ। अब इस पे तो तालियां बजनी चाहिए ना भाई। और ये जो इस बार अभी जो घटना हुई जिसको लेकर के देश में त्राहिमाम मचे, मैं उसको कई प्रकार से जोड़ता हूं। तो मैं ये देखता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। उनका डिमांड था धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा को लेकर के। ये दुखद घटना थी कि नीट का पेपर लीक हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र जी ने उसी समय इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया। मैं उनसे पूछता हूं कि नीट का परीक्षा दोबारा कराना जरूरी था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देना जरूरी था? दोबारा धर्मेंद्र प्रधान जी ने इतनी सफलता से परीक्षा कराए और जो छात्र सफल हुए, उन्होंने जिस प्रकार से जश्न मनाया देश में, ये पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से एक सरकार ने जो युवा और छात्रों के मन में जो एक प्रश्न बैठा था उसको किस प्रकार से उन्होंने शूट आउट किया। लेकिन आज जिस प्रकार से ये माहौल बनाए गए, पार्लियामेंट सेशन के तुरंत पहले जिस प्रकार से उसकी तैयारी की गई, मैं ये कह सकता हूं ये छात्रों की तैयारी नहीं थी। मतलब आप कह रहे रिजाइन देना सही नहीं था? मैं कह रहा हूं कि ये छात्रों की तैयारी नहीं थी। तो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र नहीं थे? मैं फिर कह रहा हूं सभी छात्र नहीं थे। सभी छात्र नहीं, संशोधित कर बिल्कुल। और दूसरी बात कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने अपने को बलिदान कर दिया। देश के युवाओं और छात्रों के मन में यदि किसी प्रकार की कुंठा थी, अगर किसी प्रकार के कंफ्यूजन के वो शिकार थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने कुर्सी को बलिदान कर दिया। क्योंकि उनके लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं थी, उनके लिए देश के छात्र और युवा महत्वपूर्ण। आपको नहीं लगता कि पटना से लेकर दिल्ली तक जो प्रोटेस्ट हुए, आपने अगर पहले ही छात्रों की सुन ली होती तो जो आप कह रहे हैं कि कुछ छात्र थे और उसमें कुछ एंटी एलिमेंट थे, आप इशारा कर रहे हैं असामाजिक तत्व और आपके जो विपक्षी हैं, जो विपक्षी दल के नेता हैं वो शामिल थे,
तो आपने आवाज़ उनकी सुनने में देर कर दी। देखिए, आप जहां हैं वहां से ये प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन मैं जहां हूं वहां से मुझे जिम्मेवारी का एहसास है, और धर्मेंद्र प्रधान जी जहां थे उन्हें भी जिम्मेवारी का एहसास था। लेकिन जो आगे वो लोग करना चाहते थे उसे रोकने के लिए धर्मेंद्र जी ने अपना बलिदान दिया है। क्योंकि जो दृश्य सामने आए देश भर में, जिस प्रकार से हिंसक वारदातें हुई, ये छात्रों के नहीं थे, ये सब पूरी तरह से उन लोगों का गुस्सा था जो गुस्सा पल रहा था बंगाल में। वो गुस्सा पहुंच गया जंतर मंतर पे। मैं आपकी समझदारी पे सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि आपने 8 मई को जब ऑफिस ज्वाइन किया तो आपको इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, और आपने तुरंत कहा कि ट्रांसफ़र की जो डिमांड हो रही है, आप जल्द ही ट्रांसफ़र पॉलिसी लाएंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी पर काम शुरू हो गया, और आपको लगता है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आपने बनाई है उससे सभी शिक्षक संतुष्ट होंगे? देखिए, इस धरती पर कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो सबको संतुष्ट कर सके, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अधिकांश संतुष्ट होंगे। देखिए, आप जब पूरी तरह से देखेंगे, मैं शिक्षकों के पक्ष में ये बात बोल रहा हूं। पहले शिक्षक को नौकरी चाहिए, नौकरी के बाद उस शिक्षक को घर के बगल में पोस्टिंग चाहिए, और उसके बाद छुट्टी चाहिए। क्या इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ेगी? लेकिन उसके बावजूद ये हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि शिक्षक वो है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। और हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़ करके यहाँ पहुँचे हैं। हम अपने शिक्षकों के हर मांग को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन एक मांग हमारी भी है। उनका मांग क्या है कि उनकी पोस्टिंग घर के बगल में हो, जिले में हो, तो हम करने जा रहे हैं। और 29 तारीख से, इसी महीने की 29 तारीख से पोर्टल खुलेंगे, और शिक्षकों को किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके हाथ में मोबाइल है, ई शिक्षा कोष पोर्टल उनको मालूम है, बस उस पर उनको अपना इच्छा प्रकट करना है कि वो ट्रांसफर चाहते हैं। आप इंस्टाग्राम पे बड़े फेमस हैं, मतलब मैंने बिहार के युवाओं से बात की तो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा उपस्थिति आपकी दिखाई दी बिहार के युवाओं के बीच में। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो मतलब मेरे चाहने वाले बहुत हैं। अब मुझे मालूम है कि वो क्यों चाहते हैं। आपके तरह तरह के रील वायरल होते हैं, कोई पसंद करता है तो आपके। मैं रियल लाइफ में जीता हूं, और रील मेरी बनती है तो मैं क्या कर सकता। तो अब जमाना रील का आ गया है मंत्री जी, और देखिए अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इंस्टाग्राम पे जितना एक्टिव हो सकते हो, युवाओं से बात करो। इंस्टाग्राम डिजिटल, इसके लिए कोई शिक्षा मंत्रालय विभाग का बच्चों से जुड़ने के लिए, क्योंकि इसके दोनों चेहरे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक अच्छा है और एक बहुत ही खराब है। तो आप तो इंस्टाग्राम से बड़े वाकिफ भी हैं, तो आप कुछ लाएं। देखिए, हमने अपने 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ा था विज्ञान, वरदान और अभिशाप, और जब से मैंने पढ़ा मैं बड़ा अलर्ट रहता हूँ। अलर्ट रहता हूँ और सबको अलर्ट रहना चाहिए। देखिए, ये जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, ये जिस चीज के लिए बनाया गया, अगर यहाँ से अच्छी बातें कही जाती हैं तो उसका समाज पे असर पड़ता है, और लोगों को बहुत सारी जानकारी घर बैठे मिल जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। अब तो आजकल बॉट मशीन भी गाली दे रही है, आपको मालूम है। इस प्रकार के भी इस चुनाव में हमने इसको महसूस किया कि पहले तो हम लोग कोई फेसबुक पर कुछ भी डालते थे तो कोई व्यक्ति अपना कमेंट करता था, अब तो मशीन कमेंट कर रहा है। इस युग में भी हम लोग पहुंच गए। तो अलर्ट मोड में हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं, और युवा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम पे, और उसके कई कारण हैं। तो आपने इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ऐलान भी किया था कि अब नैतिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होगी स्कूलों में। आपने कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पे हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। तो वो घोषणाएं आप जो कर रहे हैं वो ज़मीन पे उतर रही हैं। मेरा मानना ये है, जब कोविड का संकट आया था तो जितने भी ज्ञानी थे और जो अंतरिक्ष की सैर करने के आदी थे, वो लोग भी कोविड के समय अपना जान बचाने के लिए तुलसी का काढ़ा पी रहे थे। और मेरा मानना है कि चाहे दुनिया कितनी भी उन्नत हो जाए, भारतीय ज्ञान परंपरा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और वहीं से मोरल एजुकेशन की शुरुआत होती है। हमारे बच्चे जो आज एकल परिवार, जो आजकल जितने भी एकल परिवार हैं, आप देखिएगा उनके घर में जो बच्चे हैं वो चिड़चिड़े स्वभाव के होने लगते हैं।
क्योंकि उन्हें नाना नानी की और दादा दादी की कहानियां भी नहीं सुनाने को कोई मिलता है घर में। और इसीलिए हम लोगों ने अभी इस बार मैं 2 दिनों के कॉन्क्लेव में था, एजुकेशन मिनिस्टर्स के कॉन्क्लेव थे दिल्ली में। तो भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति ने कहा है कि क्लास 1 के नीचे भी जो बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए, और उसमें एजुकेशन से ज़्यादा परिवार का फीलिंग होना चाहिए। हमने तो कई बार बयान दिया, अपने जितने भी महिला शिक्षिकाएं हमारे स्कूलों में पढ़ाती हैं, उन्हें मैंने कहा कि आप अपने छात्रों को वो प्यार दीजिए जो अपने बाल बच्चों को देती हैं, तब जाके छात्रों को अपने घर की याद नहीं आएगी। और इसीलिए हम अपने यहाँ के जो एजुकेशन, जो हमारे स्कूल हैं, उनके वातावरण को बदलने में और व्यवहार परिवर्तन में हम लगे हैं। चाहे शिक्षकों के आपकी ये व्यवहार बातें विपक्ष को जो है रास नहीं आ रही, क्योंकि आप जब स्कूल खोलने जाते हैं, मॉडल स्कूल खोलने जाते हैं, तो आप उसका रंग भगवा रख देते हैं। देखिए, शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं आप, आरोप लग रहा है। विपक्ष की एक अलग समझदारी है, और उनकी समझदारी शायद बड़ी होगी हम लोगों से। देखिए, सरस्वती माता के बिना पूजा का कोई ज्ञान नहीं ले सकता। ये हमारे वेद उपनिषद में सब जगह ये चर्चा है कि अगर शक्ति लेनी हो तो दुर्गा की आराधना करो, अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी की आराधना करो, और ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माता की आराधना करो। लेकिन भगवा रंगने से क्या होगा? सफेद अगर दीवार है तो नहीं पढ़ा जाएगा, वो मॉडल स्कूल नहीं होगा। ये भगवा रंग क्यों? क्योंकि कुछ लोग आपत्ति जताते हैं कि रंग से क्यों भेद करना है, कि ये रंग इनका है, वो रंग उनका है। लोगों ने किया है, खैर मैं ये भी कहती हूँ, उसमें कुछ लोगों की भी भागीदारी है। आपके न्यूज 18 में भी भगवा है। अच्छा, लाल है ये? लाल है। मैं लाल, उसको बहुत आप रेड मत देखिए। मैं ये कहूंगा कि उसका अब कहीं वो लाल दिख रहा है, देखिए वो इंडिया जहां लिखा है वहां भगवा दिख रहा है मुझे यहाँ से। कलर मिक्सिंग कर रहे हैं आप। नहीं, आप जहां से देख रहे हैं आपको लाल दिख रहा है, और मैं जहां से देख रहा हूं मुझे भगवा दिख रहा है। तो इसी भगवे में कोई हरा देख ले, कोई लाल देख ले, उसकी मर्जी। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि हम लोग जब भारत माता की जय करते हैं तो पूरा देश का लोग नहीं करता है भारत माता की जय, है कि नहीं? हम कहां जवाब डालते हैं कि आप करो। ये हमारी परंपरा है कि हम कुछ भी कहने के लिए किसी मंच पे जाते हैं तो बोलते हैं भारत माता की जय। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें कौन सी राजनीति है? और भगवा समृद्धि का प्रतीक है। अगर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत बनाना है, तो नीतीश जी ने यहां बिहार में नारा दिया था कि समृद्ध बिहार भी बनाना है। और समृद्ध बिहार की निशानी, अगर हम अपने विद्यालय को, सारे विद्यालय हमारे उजले कलर में रंगे हुए हैं, हम आदर्श विद्यालय बनाना चाहते हैं, और उसका अगर कलर हम चेंज कर रहे हैं जो दूर से दिखे कि आदर्श विद्यालय है, आदर्श विद्यालय बनाने के लिए क्या समस्या है? आदर्श विद्यालय बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कीजिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कीजिए, स्किल डेवलपमेंट की बात कीजिए, कि इंडस्ट्री के साथ जो है आप स्कूल कॉलेज में ऐसे स्किल्ड जो है आप डेवलप करें कि वो सीधे सीधे रोजगार पाएं। आप जो है मदरसों का भौतिक सत्यापन करा रहे हैं, आप संस्कृत बोर्ड का जो है भौतिक सत्यापन करा रहे हैं। ये मदरसा संस्कृत कहाँ से आ रहा है? अभी कुछ दिन के बाद मैं रिपोर्ट भी जारी करूंगा, आप चिंता मत करिए, और आप ही चलाएंगे मेरी खबर। आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर एक माँ के 2 बेटे हैं तो एक का हेमोग्लोबिन 15 और एक का हेमोग्लोबिन 8, ये चलेगा क्या बिहार में या देश में चलेगा क्या? भाई, हमारे संस्कृत विद्यालय बंद हो गए बिहार में। मदरसा चलेगा और मदरसा को चलाएंगे, बढ़ाएंगे, हम उसको रोकने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर हम संस्कृत और मदरसा दोनों की वास्तविक स्थिति का आकलन करा रहे हैं कि कहां है हमारे विद्यालय, किस स्थिति में है, हमें अगर यहां से उसके लिए फंड रिलीज करना है तो हमें तो आकलन हमारे डैशबोर्ड पर यह जानकारी होना चाहिए कि हमारे बिहार के जितने मदरसे हैं उनकी क्या स्थिति है, जितने संस्कृत विद्यालय हैं उनकी क्या स्थिति है। अगर हम बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर ये कर रहे हैं तो इसमें परेशानी किसी को क्यों होनी चाहिए? अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल, वो बिहार से नहीं है, लेकिन आपने रील्स तो देखी होंगी बहुत सारी बच्चों की, जेनजी की, इस प्रोटेस्ट में। जो इन प्रोटेस्ट में आया, जिन्होंने सनातन धर्म को लेके, एक बहुत बड़े सनातन धर्म के गुरु हैं, उनको लेके बहुत सारी रीलें बनाई कि हमें नहीं चाहिए ये सब, हमें विकास चाहिए, क्या राम के नाम पर राजनीति करते हो? फिर उन पर क्या कहेंगे? अगर नैतिकता एक सबसे बड़ी चीज है। अगर उनका नाम पूछेंगी तो पता चलेगा कि उनका नाम, जब नाम सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा जो क्यों बोल रहे हैं। क्या नाम होगा? नहीं, जो ये कह रहे हैं, जब उनका नाम पूछिएगा तो पता चल जाएगा जो क्यों बोल रहे हैं। जैसा कि अभी बहुत सारे रील हमने भी देखे हैं। अच्छा। कि जंतर मंतर पर किसी मीडिया वाले ने पूछा कि भाई आप क्यों चिल्ला रहे हो, तो मैंने एक छात्रा को कहते सुना
कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसी के लिए हम हल्ला कर रहे हैं। तो उस मीडिया वाले ने उससे पूछा, नीट का फुल फॉर्म जानती हो? तो बोलती है, मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूं। जो पढ़ी लिखी नहीं है वो नीट के लिए हल्ला कर रही है। तो फिर कौन वो छात्र नहीं थे, वो ऐसे ही चले गए थे? आप ये कह रहे हैं। अब तो मेरा वो रील नहीं था, वो रील आप ही के इष्ट मित्रों के द्वारा बनाया हुआ रील है जो चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर। एक व्यक्ति, एक को मैंने देखा, वो कहा कि मैं बिहार से आया हूं। उससे पूछा, तुम क्यों कह रहे हो भाई? तो मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं। तो पूछा, कौन सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो? वो सब्जेक्ट नहीं बता पा रहा है। और ये मेरा पक्का विश्वास है कि वो बिहार से नहीं होगा। ऐसे ही बोल दिया उसने। देखिए क्या है ना, एक अलग प्रकार का एक गैंग लगा हुआ है जिसको आजादी चाहिए, जो जेएनयू में आजादी मांग रहा था, और उन्हीं लोगों को आजादी चाहिए। और इसीलिए उन लोगों ने इस बार छात्रों का उपयोग किया। तो हम अपने छात्रों पर गोली चलाने वाली ये सरकार नहीं है। अच्छा, छात्रों के लिए रोजगार का सृजन करने वाली, छात्रों को स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ाने वाली, और छात्रों को स्वर्णिम अवसर दिलाने वाली। रोजगार की आपने बात की तो TRE 4 का भी मसला है, आपने कहा कि इसको रिजॉल्व कर देंगे। मैंने तो कहा था कि इसी महीने में अधियाचना भेजेंगे। और दिवाकर जी, हम जो कहते हैं सो करते हैं, क्योंकि हम मोदी जी के सिपाही हैं। और यह महीना बीतेगा नहीं, अधियाचना चला जाएगा। आपको BPSC में मैं जो अपने विभाग के अंदर उस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ संतुलित जाए। जहाँ हमें ज़रूरत है, हमारे बहुत सारे विद्यालय में किसी में ज़्यादा शिक्षक, किसी में कम, क्या हम उसका समानुपातीकरण नहीं करें? हमारे बहुत सारे विद्यालय में साइंस के टीचर नहीं हैं, तो क्या साइंस की बहाली हम अलग से ना करें? तो हमने अपने सभी जिले से और सभी निदेशालय को हमने एक्टिव किया था कि आप हमें एक एक वैकेंसी निकाल के दो। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मैं यहाँ बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। यहाँ हमारी बिहार सरकार की बहुत सीनियर मिनिस्टर लेसी सिंह मैडम बैठी हैं, उनकी उपस्थिति में कह रहा हूँ कि हमारे पास अब सारी जानकारी आ गई है। हमने कहा था कि न्यूनतम 20,000 की हम वैकेंसी भेजेंगे, लेकिन 20,000 से ज़्यादा भेजने वाले हैं और इसी महीने भेजने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम खत्म करने की ओर सेशन बढ़ रहे हैं। सवाल तो खैर दो हैं, छोटे छोटे अगर आपके जवाब मिल जाए। पहला, कॉकरोच जनता पार्टी ने अब ऐलान किया है कि अब हम अलग अलग राज्यों का कूच करेंगे, जिसमें 2 राज्यों का नाम लिया, बिहार बोले हैं और उत्तर प्रदेश बोले हैं। बहुत स्वागत है बिहार और यूपी में। अच्छा, स्वागत कर रहे हैं कॉकरोच दोनों जनता जगह पार्टी भाजपा की सरकार है। अच्छा, स्वागत है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं। हाँ, बिहार तो वो धरती है हाँ, जहां पर गांधी जी आके महात्मा गांधी बन के गए, और बिहार वो धरती है जहां मोदी जी पहली बार गांधी मैदान में आए, आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। अच्छा, यहाँ से ज्ञान लेकर जाएंगे मतलब कॉकरोच जनता पार्टी। बिहार में ही शांति का संदेश भी मिलता है। अच्छा, यहाँ शांत हो जाएंगे। यहाँ बिहार से ही शांति का संदेश भी मिलता है। ठीक है। दूसरा सवाल, एक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ, हमें कोई डराने का प्रयास न करे। हम अपना काम कर रहे हैं। जनता ने, बिहार की जनता ने चुन के एनडीए की सरकार बनाई है, और बड़े प्रामाणिकता के साथ जो हमने जनता से वायदे किए हैं वो हम पूरा करने के दिशा में बढ़ रहे हैं। जाते जाते कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए, क्योंकि DSS का जो मंच है वो सरकार और जनता के बीच सार्थक संवाद का मंच है। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हुए। आपने मंत्रालय संभालते वक्त या विभाग संभालते वक्त कौन से ऐसे 5 फैसले की उम्मीद की थी? क्योंकि आप कोचिंग भी चलाते रहे, आप शुरुआती दिनों में कोचिंग चलाते रहे, प्रभावशाली वक्ता है आप, कुशल संगठन करता है आप, सारी खूबियां हैं आपकी पर्सनालिटी में। तो आपने 5 जो फैसले किए हैं 100 दिनों में, वो कौन से फैसले हैं जिसको इफेक्टिव तौर पे आपने ज़मीन पर लागू कर दिया है? देखिए, एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो कार्यक्रम अभी हुए थे 100 दिन के ऊपर, उन्होंने जिस प्रकार से बिहार की जनता को एड्रेस करके बताया, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 20-21 वर्षों में जिसे आगे बढ़ाया था, उससे बहुत आगे बढ़ करके और सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। जहाँ तक शिक्षा मंत्री का सवाल है, हमारे यहाँ बिहार में आप सब जानते हैं, देश में इसको लेकर के हमारी जगहंसाई भी होती थी जब कोई कहता था कि बिहार में चरवाहा विद्यालय खुल रहा है। उसी बिहार में हमारा आज IIM चल रहा है। उसी बिहार में सभी जिलों में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। उसी बिहार में सभी अनुमंडल में हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा है, हमारे ITI चल रहे हैं। और अब हम लोगों ने सभी जो प्रखंड जहां हमारे पास डिग्री कॉलेज नहीं थे, हमने 211 डिग्री कॉलेज शुरू किए और 551 आदर्श विद्यालय किए, और अभी लगभग 142
आदर्श विद्यालय और हम लेने जा रहे हैं। ये मैं बिहार की जनता को और देश की जनता को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये बिहार हमारा जो है इतना बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है बिहार। और बिहार एक तरफ कभी बाढ़ का दंश झेलता है और ठंडा भी सबसे ज़्यादा ठंडी यहीं पड़ती है और गर्मी भी सबसे ज़्यादा यहीं पड़ती है, और उसके बीच हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करनी है। और तब हम जब सदन में जाते हैं तो लोग कहते हैं हाफ डे लागू करो। इन सब परिस्थितियों के बीच हम शिक्षा विभाग को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात आपको कहें, जिस राज्य के पास 5,80,000 शिक्षक हों, लगभग 2 करोड़ के आसपास हमारे बच्चे हमारे विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हों, उस बिहार के बारे में भी कहा जाता है कि सरकारी विद्यालय में तो कुछ है ही नहीं जी। इस बात का परसेप्शन बनाया जाता है। और मैं आज आपको बताऊं, इस बार के जेईई के एग्जाम में बिहार का बच्चा टॉप होता है और लगभग हर परीक्षा में बिहार का बच्चा टॉप होता है। इसका मतलब बिहार के पास बुद्धिमत्ता में बिहार नंबर 1 है, इंटेलिजेंसी का जब फील्ड आप देखिएगा तो बिहार नंबर 1 है। और बिहार ऐसे ही बिहार प्रसिद्ध नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि सबका स्वागत है। ठीक है, यही मिलेगी, मोक्ष यही मिलेगी। सीजेपी यहाँ सुनेगी तो अब स्वागत कर दिया है शिक्षा मंत्री ने, जरूर आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए, हमें धन्यवाद समय देने आपको। के लिए। और आप इसी तरह पटना आते रहिए आप लोग, और हम लोगों को बुलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।